हेलो एवरीवन। आज 10 जनवरी है और आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है यूएन इंटरनेशनल ईयर 2026। तो अब जैसा कि आपको पता होगा यूएन हर साल किसी ईयर को डेजिग्नेट करता है, जैसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ फार्मर्स, इंटरनेशनल ईयर फॉर विमेन, इस टाइप से। तो 2026 में यूएन ने 3 चीज़ें ऐसी डिक्लेयर की हैं। और यूएन मेनली ये करता है ताकि लोगों का फोकस या कंट्रीज़ का फोकस उन चीज़ों पर जा सके। मेनली उन चीज़ों को मेन स्ट्रीम मीडिया में फोकस में लाने के लिए किया जाता है ये, ताकि उनके रिगार्डिंग कंजर्वेशन एफर्ट्स बढ़ सकें। अगर वो नेचर से रिलेटेड है या अगर विमेन से रिलेटेड हैं तो फिर उनके लिए और ज़्यादा इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए फेवर कर सकें लोग, ठीक है। मेन रीज़न यही सारा रहता है जिस वजह से यूएन किसी साल को कुछ इंटरनेशनल ईयर डिक्लेयर करता है। तो इस बार जो था वो रेंजलैंड एंड पेस्टोरलिस्ट, इस चीज़ को डेवलप डिक्लेयर किया यूएन ने। तो अब रेंजलैंड क्या होता है? रेंजलैंड में ग्रासलैंड, सवाना, श्रबलैंड और डेजर्ट्स ये सब आते हैं रेंजलैंड में। और ख़ास बात ये है कि ये 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस को रेंजलैंड्स ही कवर करते हैं। अब पेस्टोरलिस्ट क्या होते हैं? पेस्टोरलिस्ट जैसा आप सभी ने पढ़ा होगा कि ये एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं। किस लिए भटकते हैं? जैसे मौसम के हिसाब से ये अपनी प्लेस चेंज करते रहते हैं। ये एक जगह पे रुके हुए नहीं रहते। नोमैड्स भी कहते हैं इन्हें। तो वर्ल्ड में कुछ फेमस पेस्टोरलिस्ट हैं जो कि जैसे कि मसाई लोग हैं जो कि कहाँ पे रहते हैं? सवाना में रहते हैं। मंगोलियन नोमैड्स हैं जो कि स्टेपीज़ में रहते हैं। बेदुइन ट्राइब है जो मिडल ईस्ट की है। सामी ट्राइब है नॉर्दर्न यूरोप की या रशिया की है। रायकास या रेबारीज हैं जो कि इंडिया के बन्नी ग्रासलैंड में रहते हैं। अब आपको ये बताना है कि इंडिया में बन्नी ग्रासलैंड है कौन से स्टेट में, ठीक है। अगर आपको पता है तो ये कमेंट करके बता सकते हैं। फिर अब एक चीज़ और है रेंजलैंड के रिकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा जो कि इम्पोर्टेंट है कि ये फॉरेस्ट जो होता है हमारा ना उससे ज़्यादा कार्बन स्टोर करते हैं। कहाँ पे? बिलो द ग्राउंड बहुत ज़्यादा कार्बन स्टोर करते हैं। जो मेन फॉरेस्ट होता है उससे भी ज़्यादा कार्बन ये लोग स्टोर कर सकते हैं। और ये लोग जैसा एक और चीज़ कहते हैं कि बिना ग्रासलैंड्स के, अगर ग्रासलैंड नहीं होंगे तो फॉरेस्ट भी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो अगर ऐसा स्टेटमेंट आ जाता है यूपीएससी में तो इसे आप गलत नहीं करेंगे एक्सट्रीम मान करके, ये बिल्कुल ही सही होगा। फिर जो नेक्स्ट है वो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ वेमेन फार्मर और इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉलंटियर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये सारी चीज़ें यूएन ने डिक्लेयर की हैं इस साल। फिर अगर इसकी पीडीएफ चाहिए आपको, डेली 2 पेजर पीडीएफ भी हम टेलीग्राम चैनल पर डालते हैं और मंथली पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर ही डालते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑलिव रिडली टर्टल्स के रिगार्डिंग। अब ऑलिव रिडली टर्टल्स एक तो वर्ल्ड के सबसे छोटे टर्टल्स होते हैं और सबसे ज़्यादा एबंडेंट भी होते हैं, सबसे ज़्यादा मात्रा में नंबर में पाए जाते हैं। ये वार्म ट्रॉपिकल एरियाज़ और सब ट्रॉपिकल वाटर्स में रहना पसंद करते हैं। और ये फेमस क्यों होते हैं? अपनी नेस्टिंग हैबिट्स के लिए, जिसको अरीबाडा कहते हैं, जिसमें लैक्स एंड लैक्स ऑफ ऑलिव रिडली टर्टल की जो फीमेल हैं वो आती हैं कोस्ट पे और वहाँ पे एग्स ले करती हैं। तो इसी प्रोसेस को आरीबाडा कहते हैं जो कि जनवरी से लेकर के अप्रैल के बीच में होता है ये। और ये मास नेस्टिंग फिनोमिना है। इंडिया में जो गहिरमाथा बीच है उड़ीसा में और इन सारी जगहों पे, अंडमान आइलैंड्स हैं, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, ये सारी चीज़ अरीबाडा के लिए फेमस है। और जो ऑलिव रिडले टर्टल्स हैं ये ओमनीवोरस होते हैं और इनका आयुसीएन वल्नरेबल होता है। इस इमेज में कुछ और टर्टल्स के बारे में मैंने मेंशन कर दिया है, जैसे लेदर बैक टर्टल लार्जेस्ट स्पीशीज़ होती है टर्टल की और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड भी है। फिर ऑलिव रिडले टर्टल्स हैं, ग्रीन टर्टल है, ठीक है। ग्रीन टर्टल इसलिए क्योंकि ये ग्रीनिश कलर के होते हैं। और लॉगर हेड टर्टल है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को भी आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लोकटक लेक की रिकॉर्डिंग। अब लोकटक लेक की रिगार्डिंग क्या है कि ये इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है और ये मणिपुर में पाया जाता है। और ये फेमस क्यों है? फेमस है ये फुमडीज़ के लिए। फुमडीज़ क्या होते हैं? स्वैम्स होते हैं, सर्कुलर स्वैम्स होते हैं जो कि तैरते रहते हैं इस लेक पे। और इसी स्वैम्स पे जब डियर कूदता है, उसे शंघई डियर कहते हैं जहाँ पे पाया जाता है, तो ऐसा लगता है कि वो डांस कर रहा है। इसीलिए इसका नाम डांसिंग डियर भी रखा गया है। जिसका आईयूसीएन क्या है? इसका आईयूसीएन एंडेंजर्ड है
और किबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी लोकटक लेक में ही है। मतलब लोकटक लेक किबुल लामजाओ नेशनल पार्क में है। और ये वर्ल्ड की ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। कौन सी? किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, क्योंकि इसी में लोकटक लेक है और लोकटक लेक में क्या है फिर? फुमडीज। और फुमडीज में कौन रहते हैं? संघई डियर। फिर इसे मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है क्योंकि ये सीरियस इकोलॉजिकल थ्रेट्स और डिग्रेडेशन फेस कर रही है। और इसी वजह से जो क्यूलाडियो किबुल लैमजाओ जो नेशनल पार्क है वो भी मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में आ जाता है। और इसके अलावा केवलादेव नेशनल पार्क भी मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में है। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो LRASHM है। अब ये क्या है? ये है लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल। तो नाम से ऐसा लग रहा है कि ये एंटी शिप मिसाइल है, तो ये शिप्स को टारगेट करेगा नेवल वॉरफेयर में। अब ये लॉन्ग रेंज है तो इसकी रेंज कितनी है? इसकी रेंज अराउंड 1500 किलोमीटर की है। और इसे DRDO ने डेवलप किया है, जो कि शोकेस होगी 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के दिन। और ये हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है, मतलब हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल टाइप की है ये। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल कैसे काम करते हैं? तो जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होते हैं, ये एक हाई स्पीड वेपन सिस्टम होता है जिसकी स्पीड 5 मैक से ज़्यादा होती है और एटमॉस्फेयर के अंदर ये ग्लाइड करता है और मैन्यूवरेबल भी होता है। ये अपना पाथ भी बदल सकता है। सिंपल वर्ड्स में बैलिस्टिक मिसाइल रॉकेट से ऊपर जाता है, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल रॉकेट से ये ऊपर गया, फिर HGV अलग होकर ग्लाइड करता है ताकि टारगेट तक पहुंच सके वो। तो इसका वर्किंग प्रोसेस क्या होता है? वर्किंग प्रोसेस में सबसे पहला होता है लॉन्च फेज इसका। लॉन्च फेज में रॉकेट या बैलिस्टिक मिसाइल HGV को ऊपर एटमॉस्फेयर में लेकर के जाता है। फिर ऊपर होता है सेपरेशन। अब सेपरेशन के टाइम पे HGV जो होता है वो बूस्टर से अलग हो जाता है। फिर इसका ग्लाइड फेज आ जाता है। ग्लाइड फेज में क्या करता है? ये एटमॉस्फेयर के अंदर फ्लैट ट्रेजेक्ट्री में ग्लाइड करता है, कोर्स चेंज कर सकता है और टारगेट को हाई एक्यूरेसी से हिट कर सकता है। ये बैलिस्टिक मिसाइल की तरह प्रिडिक्टेबल पाथ फॉलो नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये मैन्यूवरेबल होता है अपने पाथ में। स्पीड मैंने जैसे इसकी नाम से है कि हाइपरसोनिक है ये, तो इसकी स्पीड 5 मैक से ज़्यादा होगी। अपर एटमॉस्फेयर में ये ग्लाइड करता है। और मैन्यूवरेबिलिटी भी इसके अंदर है। तो अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ये एनिमी टेरिटरी में बहुत ही अंदर तक हिट करने की कैपेसिटी होती है इनकी। लो रिएक्शन टाइम होता है एनिमी के पास, क्योंकि ये 7 टू 8 मिनट्स में एनिमी को हिट कर सकते हैं। और इनकी रेंज इतनी ज़्यादा है और स्पीड भी बहुत ही अच्छी खासी है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी बाईपास कर सकते हैं और कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों वेपन सिस्टम को ये कैरी कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये एक डेटरेंस की तरह काम करेंगे। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियर वेपन्स को भी कैरी कर सकते हैं। फिर तो ये थी चीज़ें किससे? हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल से रिगार्डिंग। अब जो LRSHM है उसकी स्पीड 10 माक की है और रेंज 1500 किलोमीटर है। ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है एक तरीके का। तो इसको लॉन्च कहाँ से कर सकते हैं? इसको लैंड से और नेवल वेसल्स से भी लॉन्च कर सकते हैं। कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड दोनों कैरी करेगा ये। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो बराक रिवर है। अब बराक रिवर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बराक रिवर को, वाटरशेड को रेजुविनेट करने के लिए एक पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल का पायलट वर्क स्टार्ट किया गया है, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में आ गया है। अब पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल क्या होता है? इसमें जो होता है वो लोग, कम्युनिटी मिल करके किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करती है और उसके सल्यूशन को खोजती है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती है। मतलब लोकल लोग ही मिल करके किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व करते हैं। तो अब इसमें हुआ क्या है? तो जो बराक रिवर है वो क्या करती है? इंडिया में मणिपुर से, मिज़ोरम से और आसाम से फ्लो करती है। उसके बाद बांग्लादेश में ये एंटर करती है। फिर जब बांग्लादेश में ये एंटर करती है तो 2 रिवर्स में टूट जाती है ये, जिसको एक रिवर को सूरमा रिवर कहते हैं और दूसरी रिवर को कुशियारा रिवर कहते हैं। फिर सूरमा रिवर और कुशियारा रिवर मिल करके मेघना रिवर बनाती हैं और फिर मेघना रिवर पद्मा रिवर में जॉइन हो जाती है और फिर ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाते हैं फाइनली। तो बराक रिवर मणिपुर हिल से निकलती है और बराक वैली भी फॉर्म करती है। इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार इसके ड्रेनेज बेसिन में आते हैं। इसकी कुछ मेन ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे जीरी, चीरी, मोधुरा, जातिंगा, हरांग, धालेश्वरी, सिंगला, लोंगाई, सोनाई और
कथखल, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं और कुछ डैम्स भी हैं इस पे, जैसे खोपुम डैम है, मौफलांग डैम है, गुमती हाइड्रो डैम है, मिंटू लेकशा डैम है, ठीक है? ये सारे डैम्स हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि नेशनल वाटरवे 16 ये कहाँ पे आएगा? बराक रिवर पे आएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि यूपीएससी नेशनल वाटरवेज़ को भी मैच करने के लिए पूछ सकता है कि नेशनल वाटरवे 1 कौन-सी रिवर पे है, 10 कौन-सी रिवर पे है, 100 कौन-सी रिवर पे है, इस तरीके से, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी के सीडीएस में आ चुका है। तो चांसेस हैं कि यूपीएससी में भी आ सकता है, तो आप इसे प्रिपेयर करके रखिए। तो ये इन्फॉर्मेशन थी बराक रिवर से रिगार्डिंग। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो मेयोन वॉल्केनो है। मेयोन वॉल्केनो इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि इसमें माइल्ड एरप्शंस देखे गए हैं। ये कहाँ पे है? ये मिलता है फिलीपींस में। तो फिलीपींस के ये लुज़ोन आइलैंड पे मिलता है, जो कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का पार्ट है, और ये एक स्ट्रेटो वॉल्केनो है। इसे कहते हैं वर्ल्ड का मोस्ट परफेक्ट वॉल्केनो। क्यों? इस वजह से, क्योंकि ये ऑलमोस्ट परफेक्ट है, सिमेट्रिकल है दोनों साइड से, यहाँ से और यहाँ से ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल है, इसीलिए इसको वर्ल्ड का मोस्ट परफेक्ट वॉल्केनो भी कहते हैं। फिर अब मेयोन इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये फिलीपींस का बहुत ही ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनो है, और यूपीएससी जो वॉल्केनोज एरप्ट हो रहे हैं, ठीक है, उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछती रहती है। और ये स्ट्रेटो वॉल्केनो भी है, तो इससे एक स्टैटिक टॉपिक भी कवर हो जाएगा स्ट्रेटो वॉल्केनो का। तो स्ट्रेटो वॉल्केनो कैसे होते हैं? टॉल होते हैं, इससे दिख रहा है, ठीक है, स्टीप होते हैं और कोन शेप्ड होते हैं। इससे भी ये दिख रहा है कि ये स्टीप है, मतलब इसकी जो ऊंचाई है वो एब्रप्टली इंक्रीज कर रही है। शील्ड वॉल्केनो की तरह ऐसे नहीं है ये। तो ये क्या है? स्ट्रेटो वॉल्केनो। फिर ये सबडक्शन जोन पे ही मेनली फाउंड होते हैं। सबडक्शन जोन क्या होता है? जहाँ पे एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे जा रही है, वो सबडक्शन जोन होता है। इससे जो मैग्मा निकलता है वो एंडेसाइट और डेसाइट होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा विस्कस होता है। अगर कोई वॉल्केनो बहुत ही एक्सप्लोसिवली एरप्ट कर रहा है तो उसमें हमेशा विस्कस लावा ही होगा, और अगर कोई वॉल्केनो एक्सप्लोसिवली एरप्ट नहीं कर रहा है तो उसमें नॉन विस्कस लावा होगा, मतलब बहुत ही कम विस्कोसिटी वाला लावा होगा, जो कि ईजिली फ्लो हो सकता है। ज़्यादा विस्कस लावा ही हमेशा एक्सप्लोसिवली एरप्ट करता है, इस चीज़ को याद रखना है। फिर अब ये जैसे कि स्ट्रेटो वॉल्केनो, इसके नाम से पता चल रहा है कि ये स्ट्रेटिफिकेशन है। इसमें स्ट्रेटिफिकेशन है मतलब अल्टरनेट लेयर्स हैं किसकी? लावा की और पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स की। जैसे इसमें एरप्शन हुआ तो फिर यहाँ पे लावा इकट्ठा हो गया, ठीक है, फिर धूल मिट्टी उड़ी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इकट्ठा हो गई। फिर से एरप्शन हुआ, फिर लावा इकट्ठा हो गया, फिर धूल मिट्टी इस पे आ गई, फिर एरप्शन हुआ, ठीक है। तो इस टाइप से ये एक लेयर बाय लेयर बन जाता है, इसीलिए इसे कहते हैं स्ट्रेटो वॉल्केनो। स्ट्रेटिफिकेशन होता है इसमें, इसे कंपोजिट वॉल्केनो भी कहते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी किसके रिगार्डिंग? मेयोन वॉल्केनो, और जो कि एक स्ट्रेटो वॉल्केनो है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।